मेरे चैनल रहस्य का खोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक महान प्राचीन रानी का इतिहास बताऊंगा, जो क्लियोपेट्रा से भी अधिक शक्तिशाली थी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अक्षेपसित मिस्र के राजा थुटमोस प्रथम और रानी एनमोस नेफरतारी से पैदा हुई दो बेटियों में सबसे बड़े थे। उसकी छोटी बहन की शैशवावस्था में मृत्यु हो गई, जिसका अर्थ है कि 12 वर्षीय अक्षेपसित थुटमोस की रानी से अपनी शादी से एकमात्र जीवित संतान थी। हालांकि अन्य मिस्र के फिरौन की तरह थुटमोस ने माध्यमिक पत्नियों को बनाए रखा, जिन्हें हरम पत्नियों के रूप में भी जाना जाता है। उन रिश्तों से पैदा हुआ कोई भी पुत्र फिरौन के पद तक बढ़ सकता है, अगर राजा और रानी एक पुरुष उत्तराधिकारी पैदा करने में असमर्थ हो। इसलिए फिरौन की स्थिति ने अक्षेपसित को छोड़ दिया और इसके बजाय उसके सौतेले भाई थुटमोस II के पास चला गया। वह तब भी मिस्र की रानी के रूप में सत्ता में आई जब उसने 12 साल की उम्र में अपने सौतेले भाई से शादी कर ली। शादी ने राजा के रूप में थुटमोस II की वैधता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया। थुटमोस की हरम पत्नी का पुत्र होने के नाते उनकी समस्याओं में से केवल एक थी। अक्षेपसित के दादा किसी भी पुरुष वारिस को पिता बनाने में असफल रहे। इसलिए थुटमोस शाही परिवार में शादी करने के बाद राजा बन गया और सिंहासन पर थुटमोस II के दावे को और कम कर दिया। लेकिन अपनी बहन से शादी करके इसने रॉयल्स की लाइन के साथ अपने संबंध को मजबूत करने में मदद की। थुटमोस II के शासनकाल के उत्कीर्णन अक्षेपसित को एक कर्तव्यपरायण रानी की भूमिका निभाते हुए दिखाते हैं। हालांकि संघ एक बेटा पैदा करने में विफल रहा, उनकी इकलौती संतान नेफरू नाम की एक बेटी थी। इसलिए जब थुटमोस II की पदभार संभालने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई, तो उनका बेटा हरम पत्नी से अगला फिरौन बन गया। सिवाय एक पकड़ के थुटमोस III अपने पिता की मृत्यु के समय केवल एक शिशु था और सिंहासन पर चढ़ने के लिए बहुत छोटा था। अक्षेपसित ने अपने सौतेले बेटे भतीजे के लिए रीजेंट के रूप में मिस्र की सरकार चलाने के व्यवसाय को संभालने के लिए कदम बढ़ाया। उसने इस संबंध में नई जमीन नहीं तोड़ी, क्योंकि विधवा रानियां अक्सर रीजेंट के रूप में कार्य करती थीं जब पुरुष वारिस देश पर शासन करने के लिए पर्याप्त बूढ़ा नहीं था। पहले वर्षों के लिए उनके संबंधों को दर्शाने वाले उत्कीर्णन थुटमोस II के शासन के समान दृश्य दिखाते हुए दिखाई दिए। अक्षेपसित थुटमोस III के पीछे खड़ा था क्योंकि उसने फिरौन के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया था। फिर थुटमोस III के शासन के पहले 7 वर्षों के दौरान अक्षेपसित ने अभूतपूर्व कदम उठाया और खुद को फिरौन और थुटमोस III के साथ सह शासक घोषित किया। महिलाएं पहले फिरौन थीं, और कोई भी कानून स्पष्ट रूप से उन्हें पद धारण करने से मना नहीं करता था। हालांकि उन अन्य महिला फिरौन ने केवल तभी पद ग्रहण किया जब शाही परिवार में कोई पुरुष उत्तराधिकारी मौजूद नहीं था। थुटमोस III बहुत जिंदा था। पहले मिस्र के वैज्ञानिकों ने उसके निर्णय को साधारण महत्वाकांक्षा और सत्ता की इच्छा के रूप में लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि हाल ही में इस विचार को काफी हद तक खारिज कर दिया गया है और माना जाता है कि उसका अधिग्रहण थुटमोस III के सिंहासन की रक्षा करने के बारे में था, जिस पर उसके पिता के समान कारणों से उसका एक कमजोर अधिकार हो सकता था। ये सिद्धांत है कि एक राजनीतिक संकट ने उसे राजा की भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया होगा या थुटमोस III को अच्छे के लिए अपना पद खोने का जोखिम होगा। सबूत इस सिद्धांत का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि अक्षेपसित आसानी से थुटमोस III की मृत्यु का आदेश दे सकता था, जबकि फिरौन खुद को सिंहासन पर दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति से खुद को मुक्त कर सकता था। इसके बजाय उसने यह सुनिश्चित किया कि वह एक उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करे, जो आमतौर पर शास्त्रियों और पुजारियों के लिए आरक्षित होती है, जिससे भविष्य के विद्वान राजा का निर्माण होता है। बाद में थुटमोस III सेना में शामिल हो गया। वहां कुछ अनुभव प्राप्त करने और खुद को योग्य साबित करने के बाद अक्षेपसित ने अंततः थुटमोस III को अपनी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर नामित किया। इस स्थिति में अगर उसने ऐसा चुना होता, तो वह अपेक्षाकृत आसानी से उसे उखाड़ फेंक सकता था, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जोड़ी अच्छी शर्तों पर थी और अपनी अपनी स्थिति में सहज थी। सभी सबूत इंगित करते हैं कि वह उसे अगला फिरौन बनने के लिए उठा रही थी, और साथ ही उसने एक अभूतपूर्व काम भी किया। अक्षेपसित की तरह वह इतिहास में महान फिरौन में से एक बन जाएगा। उसके मामले में प्रशासन और युद्ध की रणनीति दोनों में प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा जाने के बाद से किसी भी घटना में एक बार निर्णय लेने के बाद अक्षेपसित ने फिरौन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया। पुरुष फिरौन और पारंपरिक झूठी फिरौन दाढ़ी द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पहनने के अलावा उसने खुद को आंशिक रूप से उत्कीर्णन और मूर्तिकला में एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था।
उसने सिंहासन पर अपने उद्यम को सही ठहराने के लिए एक कहानी का भी आविष्कार किया। उसके शबक्रैम मंदिर के चित्र कहानी बताते हैं कि उसके पिता थुटमोस प्रथम चाहते थे कि वह फिरौन बने। एक अन्य दृष्टांत का दावा है कि भगवान अमुन ने थुटमोस का रूप धारण किया और जिस रात हतशेपसुत की कल्पना की गई थी, वह अपनी मां को दिखाई दी। माना जाता है कि उसने मिस्र के सृष्टि के देवता खनम को भी निर्देश दिया था कि जाओ, उसे सभी देवताओं से बेहतर बनाने के लिए मेरे लिए आकार, यह बेटी जिसे मैंने जन्म दिया है। कहानियां आश्वस्त करने वाली रही होंगी, अन्यथा हतशेपसुत ने सरकारी अधिकारियों के बीच सही मित्रता की खेती की, क्योंकि उसने लगभग 2 दशकों तक मिस्र पर शासन किया, जो कि अधिकांश फिरौन के प्रबंधन की तुलना में बहुत लंबा था। इस समय के दौरान मिस्र ने सापेक्ष शांति और महान समृद्धि का आनंद लिया। अधिकता का उपयोग करते हुए उसने अपने पूरे राज्य में भव्य निर्माण परियोजनाओं की देखरेख की। इस तरह की परियोजनाओं को स्थापित करने में संख्या और पैमाने दोनों में सभी फिरौन के सबसे अधिक विपुल में से एक है। उसने विशेष रूप से पंत नामक भूमि के साथ महत्वपूर्ण व्यापार की व्यवस्था की, साथ ही मिस्र के लाभ के लिए कई अन्य व्यापार नेटवर्क की खेती की। इतिहासकारों का मानना कि हतशेपसुत की मृत्यु वर्ष 1458 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। उसके शरीर का अध्ययन करने के आधार पर आमतौर पर यह माना जाता है कि उसकी मृत्यु मधुमेह या हड्डी के कैंसर के कारण हुई जटिलताओं से हुई है। जो भी हो, उसकी मृत्यु के बाद थुटमोस III फिरौन के पद पर चढ़ गया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, वह अब एक मिस्र की अध्यक्षता कर रहा था जो हतशेपसुत के शासन के तहत बहुत समृद्ध हुआ था। हालांकि अपने शासनकाल में लगभग 2 दशक आज स्पष्ट कारणों से उन्होंने अपने लोगों को हतशेपसुत के फिरौन के रूप में उल्लेखों को हटाने का आदेश देना शुरू कर दिया। उसके नाम और छवि को नष्ट कर दिया गया था, स्क्रैप किए गए रूप उत्कीर्णन और उसकी मूर्तियों को गिरा दिया गया था। उसके शासन के तहत निर्मित कई इमारतों और अन्य कार्यों को देखते हुए कोई आसान काम नहीं है, अक्सर उनमें किसी तरह की विशेषता होती है। मूल रूप से यह अनुमान लगाया गया था कि उसने अपने जीवन में पहले अपने सिंहासन को हथियाने के लिए गुस्से में ऐसा किया था। हालांकि यह देखते हुए कि उसके परेशान होने से पहले लगभग 2 दशक बीत चुके थे और उसके शासन के दौरान जोड़ी के अच्छे संबंध थे, मिस्र की सेनाओं के कमांडर और असली वारिस के रूप में वह उसे थोड़ी मुश्किल से उखाड़ फेंक सकता था अगर वह वास्तव में उसके शासन का पीछा करता था। आज यह सिद्धांत दिया गया है कि यह कार्य शायद अपने ही बेटे के शासन को वैध बनाने के बारे में अधिक था। यह भी संभव है कि उसका बेटा अमेनहोटेप II वही था जिसने यह सब आदेश दिया था। थुटमोस III उस समय वर्षों में उठ रहा था और जब हतशेपसुत को इतिहास से मिटाना शुरू किया गया था, उस समय के आसपास अमेनहोटेप II मूल बन गया था। यह भी ज्ञात है कि अमेनहोटेप II ने हतशेपसुत द्वारा वास्तव में हासिल की गई कई चीजों का श्रेय लेने का प्रयास किया था। कोई बात नहीं, हतशेपसुत के जीवन का अधिकांश भाग 19वीं शताब्दी तक इतिहास की किताबों से सफलतापूर्वक हटा दिया गया था, जब उनकी कहानी जीवित कार्यों में उजागर हुई थी, जिसकी शुरुआत दीर अल-बहरी मंदिर की दीवारों पर ग्रंथों से हुई थी। बाद में यह पता चला कि हतशेपसुत को भी इस बात की चिंता थी कि वह एक महिला फिरौन को कैसे याद किया जाएगा, या यहाँ तक अगर उसे बिल्कुल भी याद किया जाएगा। कर्णक में उसके एक ओबेलिस्क में निम्नलिखित अनुवादित पाठ है, अब मेरा दिल इस तरह से मुड़ता है और जैसा कि मुझे लगता है कि लोग क्या कहेंगे जो आने वाले वर्षों में मेरे स्मारकों को देखेंगे और जो मैंने किया है उसके बारे में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह।